कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो एज डिस्कस्ड, नाउ वी आर बैक विद द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ द सप्लीमेंट्री बुक विच इज़ कॉल्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। ये एक कहानी है जो तिशानी दोशी ने लिखी है, विच इज़ हु इज़ एन इंडियन ऑथर। और ये एक ट्रैवलॉग है, मतलब एक जर्नी है उनकी, जहाँ उन्होंने मद्रास से अंटार्कटिका तक करी थी। और वो जर्नी के बारे में नहीं है, बट मोस्टली जब वो अंटार्कटिका पहुंची और जो उन्होंने विटनेस किया, ये सारी कहानी उसके ऊपर बेस्ड है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें वो एक मैसेज भी देने की कोशिश करती है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो वो देखते हैं और कैसे उनका एक्सपीडिशन जो उन्होंने किया वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ, वो कैसे एक मैसेज दे पाया, एंड व्हाट शी रियलाइज्ड व्हेन शी विजिटेड अंटार्कटिका, राइट, विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम वेयर वी लिव। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, आइए देखते हैं। So just a couple of lines on what this travelogue is. In a travelogue journey to the end of the earth, Tishani Doshi recounts her expedition to Antarctica aboard the Russian vessel Academic Solasky. The essay is not just a travel diary but a profound reflection on Earth's past, present and fragile future. तो ये कोई उनकी जर्नी के बारे में नहीं था कि वो जब जा रही थी तो उन्होंने क्या विटनेस किया, बट असेंशली वहाँ जाके उन्होंने क्या असेस किया, क्या रियलाइज़ किया कि अर्थ का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या और क्या फ्यूचर हो सकता है बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टांसेस, वो उन्होंने इस स्टोरी में लिखने की कोशिश करी है। आइए देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको हर बार करता हूँ, आई विल डू अ सीन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी एंड वी लुक एट द सीन्स। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट सीन, द जर्नी एंड अराइवल, राइट। सो ये असेंशली कहानी उन्होंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे ये एक जर्नी रही है जो मद्रास से थी और अंटार्कटिका तक थी, जो कि एक बहुत लंबी जर्नी है। क्या क्या चीज़ उन्होंने ट्रैवल करी, क्या क्या चीज़ उन्होंने क्रॉस करी इस जर्नी में, एंड और जब वहाँ वो पहुँचती हैं, यू नो, वो विटनेस क्या करती हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। Doshi's journey began in Madras. To reach Antarctica, she traveled for over 100 hours, crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and multiple ecospheres. Upon arrival, she was struck by the expansive white landscape and the uninterrupted blue horizon. For a sun worshipping South Indian, the absolute silence and lack of human markers felt like walking into a giant ping pong ball, right? So जैसे कि वो वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ पहुँच के वाइट लैंड मास स्नो का जो डिस्कवर करती हैं, एब्सोल्यूट साइलेंस, जो बिल्कुल ना कोई वहाँ आदमी था, ना कोई और चीज़ थी, उस चीज़ को जब वो विटनेस करती है तो एक बहुत ही उनको ऐसा लगता है कि यू नो शी इज़ प्लेइंग अ पिंग पोंग बॉल, मतलब कि बॉल एक तरीके से थ्रो करी और बिल्कुल एंड ऑफ द अर्थ की तरफ पहुंच गई है, राइट। सो दैट्स व्हाट शी फील्स। Okay, let's look at the text. For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, no billboards, no buildings. You lose all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty, midges to mites to blue whales and icebergs as big as countries. तो उन्होंने एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ बताने की कोशिश करी है कि कैसे अर्थली जो बिलबोर्ड्स होते हैं, अर्थली जो चीज़ें होती हैं, उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट फीलिंग उनको वहाँ मिलती है, राइट। क्या क्या चीज़ उन्होंने बताया, एक बार देखते हैं। तो एक चीज़ उन्होंने बताई कि शी लूजेज अ पर्सपेक्टिव, कि जैसे कि उन्होंने बताया कि विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, राइट, मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग एज लॉन्ग एज कंट्रीज, राइट। सो कैसे वो उन्होंने बोला कि बिल्कुल जो बहुत छोटी चीज़ होती है, छोटी चीज़ से बहुत ही माइटी चीज़ों को उन्होंने विटनेस किया वहाँ पे, बहुत ही बड़ी चीज़ों को विटनेस किया वहाँ पे। मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स, कैसे ब्लू वेल्स को विटनेस किया, कैसे बहुत बड़ी वेल्स को विटनेस किया, कैसे आइसबर्ग्स को विटनेस किया जो एक कंट्री के बराबर होता है, राइट। इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे वहाँ पे। Days go on, and in surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence, uninterrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet.
consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans, the prognosis isn't good. Prognosis is not good, right? So essentially वो क्या कहती हैं कि कैसे एक डिफीनिंग साइलेंस को वो विटनेस करती हैं, कैसे वो विटनेस करती हैं कि बिल्कुल चीज़ें शांत हो जाती हैं और एक अलग सा ही साइलेंस वो विटनेस करती हैं, जिसे उन्होंने यूबिक्यूअस साइलेंस का नाम दिया है. इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और कावलिंग आई शीट्स. जो साइलेंस जो वो विटनेस कर रही हैं वो धीरे धीरे कोई बहुत बहुत तूफानी हवा या कोई आइस शीट या कोई मतलब स्नोफॉल होती थी, उसी से वो इंटरप्ट होता था, जो साइलेंस वो वहाँ विटनेस कर रही थी, राइट. Concentrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसी चीज़ थी या ऐसी साइलेंस था जो आपको अर्थ के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा, राइट. आप अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करोगे और आप अर्थ की एग्जिस्टेंस कैसी हुई इसको जानने के लिए आपकी सोच को ये वहाँ लेके जाएगा, राइट. दैट्स व्हाट शी सेज. नेक्स्ट सीन में देखते हैं. Next scene, she explains that 650 million years ago, a giant supercontinent called Gondwana existed, centered around the present-day Antarctica. Eventually, the landmass was forced to separate. India drifted north to jam against Asia, while South America drifted off to join the North America. This opened a Drake Passage, creating a cold circumpolar current that kept Antarctica frigid and isolated at the bottom of the world. So, इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गोंडवाना करके जो उनकी नॉलेज है उसके हिसाब से गोंडवाना करके एक आइसबर्ग था जो 650 मिलियन ईयर्स पहले एक आइसबर्ग ही होता था पूरे अर्थ में. और आफ्टर उनका कहना है कि जब डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ, जब डायनासोर्स पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो गए, तब ये अर्थ मास और ये जो बाइपोलर ये अर्थ मास था ये ब्रेकअप हुआ और इंडिया हिमालयाज की तरफ आ गया एंड देन साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जाके मिल गया, राइट. दैट्स व्हाट शी सेज. एंड देन शी ऑल्सो सेज दैट इसकी वजह से ड्रेक पैसेजेस मतलब कुछ पैसेजेस अंदर अंटार्कटिका के नीचे बढ़ गए जो एक करंट पैदा करते हैं जिससे कि वो हमेशा फ्रिजिड और आइसोलेटेड रहता है एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से वो वहीं पे नीचे की तरफ पृथ्वी के नीचे की तरफ स्टेटेड है एंड दैट्स व्हाई इट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. आफ्टर दैट लेट्स लुक एट द टेक्स्ट ऑफ दिस सीन. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica. Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the global much as we know it today. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling, right? Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. South America drifting to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the end of the bottom of the world, right? So वही वो चीज़ बता रहे हैं कि कैसे ये कॉन्टिनेंट्स अलग हुए अंटार्कटिका से and India became, it shifted towards Asia and Himalayas existed and South America moved towards North America. और कैसे एक करंट पैदा हुआ जिससे अंटार्कटिका बिल्कुल बॉटम ऑफ द अर्थ पे आ गया. नेक्स्ट सीन के देखते हैं. द ऑथर हाइलाइट्स दैट ह्यूमंस हैव बीन ऑन अर्थ फॉर ओनली 12,000 years, a mere few seconds on the geological clock, yet in the short time we have created havoc by dominating nature with cities and megacities, increased global temperature through the unmitigated burning of fossil fuels, and because it has never sustained a human population, Antarctica remains pristine. Its ice courses holds 500,000 old carbon records, making it the best place to study climate change. राइट. तो इन्होंने दो तीन चीज़ों की बात करी है. उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस 12,000 साल तक ही हुआ है उनके हिसाब से
एंड 12,000 ईयर्स में ही हमने हैवॉक किया है. वी हैव क्रिएटेड सिटीज़, वी हैव क्रिएटेड मेगा सिटीज़. ग्लोबल टेम्परेचर्स एकदम से बहुत बढ़ गए हैं बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स हम इतने बर्न कर रहे हैं. एंड Antarctica, it has never sustained a human population, remains pristine. Right? Its ice cores hold half million year old carbon records, making it the best place to study climate change. Right? कैसे Antarctica is one of the best places to study climate change because उनके half a million old के carbon records आज भी पा सकते हैं वहाँ पे. Right? Let's look at the text. Human civilizations have been around for a partly 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, and megacities. The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels had now created a blanket of carbon dioxide around the world. So, essentially जो ये development हो रहा है, उस डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 12,000 साल में, उससे कैसे हमने सिटीज़ बनाई हैं, कैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स को बंद करा और कैसे हमने एनवायरनमेंट को लूज़ करने का काम किया है और कैसे इससे अंटार्कटिका जैसी जगह पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है, वहाँ की आइस मेल्ट हो रही है. राइट. और मेल्ट होने का कारण भी ये है क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न कर रहे हैं, उससे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड बढ़ रहा है और उस टेम्परेचर के बढ़ने से अंटार्कटिका की आइस भी पिघल रही है. Now let's look at the last scene. It says that Doshi was part of the students on ice expedition led by Geoff Green, right? To take high school students to the end of the world to foster a new understanding and respect to our planet, right? So उन्होंने कहा कि कैसे वो एक इस एक्सपीडिशन का पार्ट है जो कि जेफ ग्रीन इज लेड बाय जेफ ग्रीन, जो कि स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे लेके जा रहे हैं और कैसे स्टूडेंट जो कि फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स होने वाले हैं दुनिया में, उनको वहाँ ले जाके दे आर क्रिएटिंग दैट रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट कि कि आपकी बहुत सारी ऐसी आदतों की वजह से प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और अंटार्कटिका की आइस पिघल रही है. राइट. सो टू टेक देम देयर मेक्स देम रियलाइज कि हाउ डिफिकल्ट और हाउ डिजास्टरस इट इज फॉर यू टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट. देन शी गिव्स वन ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम अंटार्कटिका. फाइटोप्लैंक्टन लेसन देती हैं. फाइटोप्लैंक्टन एक प्लांट होता है अंटार्कटिका में जिसके बारे में उन्होंने बताया है. शी यूजेस द एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, सिंगल सेल्ड ग्रासेस ऑफ द सी that nourishes the entire South Asian's food change. If the ozone layer depletes further, these plants will be affected, potentially collapsing the entire marine ecosystem. तो उन्होंने कहा कि एक प्लांट होता है जो सी के अंदर पाया जाता है, सदर्न सी के अंदर, और उससे वहाँ के कितने बहुत ही ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ उस प्लांट पे डिपेंड करते हैं. और कैसे अगर ओजोन लेयर का टेम्परेचर और बढ़ा या ओजोन लेयर और डिप्लीट हुई, मतलब टेम्परेचर बढ़ा और ओजोन लेयर और डिप्लीट हुई, उससे इस प्लांट पे, इस स्पीशी पे, इस प्लांट के नेचर पे फ़र्क पड़ेगा, इस प्लांट की एग्जिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा, जिससे कि पूरी सदर्न सी की जो मरीन लाइफ है उसको अफेक्ट पड़ेगा एंड इट वुड गेट डिस्ट्रॉयड. राइट. So the message that she gives here is take care of the small things and the big things will fall into place, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो वो देना चाहती हैं इस स्टोरी में कि हमको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अगर हम सब मिलकर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ अपने आप फॉल इन द प्लेस हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी. ओके, लेट्स लुक एट द टेक्स्ट ऑफ दिस सीन. Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in environment can make big repercussions. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. उन्होंने कहा कि perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. राइट. कैसे छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव हो सकता है, इसको स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, शी सेज. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire Southern Ocean's food chain. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all marine animals and birds of the region and the global carbon cycle.
In these parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place, right? So वो यही कह रही है कि कैसे इस प्लांट को अगर हम बचाएंगे तो उससे कितने लोगों, कितने जानवर, सॉरी लोग कह रहा हूँ, कितने जानवरों को, कितने बर्ड्स का जो वो खाना बनता है या जो उससे उनको ऑक्सीजन मिलती है, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होंगी और बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं। तो इनका कहना है कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि बड़ी चीज़ें अपने आप प्लेस पे फॉल आउट हो जाए। ओके, शी फर्दर सेज that 90 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play of our planet. How would it be that if Antarctica were to become the warm place that it once used to be, will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaur mammoths or woolly rhinos? Who's to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes, right? So essentially वो ये कहना चाह रही हैं कि कैसे उनकी ट्रैवल से उनको रियलाइज़ हुआ कि हमको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि कैसे हर डे को हमको टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द प्लैनेट जीना चाहिए, और डोंट, एंड यू नो हु नोज़ कि 1 मिलियन ईयर्स के बाद हम लोग होंगे भी नहीं होंगे या एक्सटेंट हो गए होंगे, but we should live at the present and look at a day and make a change for the day in the future. Hope you've liked the story दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये 2 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, Antarctica is the place to go to understand the Earth's past, present and future. Elucidate this statement. राइट, एलुसिडेट मतलब एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो उसको डिटेल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सब तीनों चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये जो उनकी एक ट्रैवलॉग था ऑथर का, कैसे वो पास्ट, अर्थ के पास्ट को एक्सप्लेन किया उन्होंने, कैसे प्रेजेंट को एक्सप्लेन किया और कैसे फ्यूचर को एक्सप्लेन किया, राइट। पास्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था जब उन्होंने गोंडवाना का मेंशन किया था कि प्रीवियसली अंटार्कटिका वाज अ ह्यूज लैंड ऑफ आइस, जिसे गोंडवाना कहते थे। Antarctica was part of a giant supercontinent and how it holds secrets of evolution and carbon records in its ice cores, right? इसमें हम 2-3 स्टेटमेंट्स वो भी देख सकते हैं कि कैसे इंडिया और साउथ अमेरिका जो इस कॉन्टिनेंट का पार्ट होता था एक टाइम पे, वो उससे टूटे एंड इट बिकम सेपरेट कॉन्टिनेंट्स। एशिया की तरफ इंडिया चला गया और साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया, एंड हाउ अंटार्कटिका, इसके टूटने से जो करंट्स बने उसकी वजह से अंटार्कटिका इज एट द बॉटम ऑफ द प्लैनेट, राइट। ये हम उसके पास्ट के बारे में बोल सकते हैं। देन ऑब्वियसली प्रेजेंट में हम उनको कह सकते हैं कि कैसे द मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड द कोलेस्ट्रिंग आइस शेल्व्स दैट वी कैन विटनेस टुडे, कैसे वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, कैसे बहुत सारे आइस बर्ग्स जो है वहाँ पे वो कोलैप्स हो रहे हैं, एंड हाउ it's affecting how global warming is affecting the Antarctic region at this point of time. और फ्यूचर में कर सकते हैं कि explain this serves as a warning. So जो अभी हो रहा है it can act as a warning, और अगर अंटार्कटिका मेल्ट हो जाता है then there can be a global catastrophe, making it a microcosm study at the end of the world, right? So अगर ये इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती है और अंटार्कटिका की आइस मेल्ट होती है, then obviously it would spend doomsday, और इससे अर्थ का भी एंड हो सकता है, राइट। So they offer certain examples for all the three, the present, the future and the past. Okay, let's look one more question. What is the ecological significance of phytoplankton? How does this story reinforce the message, take care of the small things and the big things will fall into place? This is a very important question from an exam perspective. अगर आप देखोगे इसको, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे फाइटोप्लैंक्टन अगर डिस्ट्रॉय होता है, देयर कैन बी ए चेन रिएक्शन, और कैसे इसके डिस्ट्रॉय होने से पूरी मरीन लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, और मरीन लाइफ पे फ़र्क पड़ने से और भी बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा जो पूरे साउथ सी को ख़त्म कर सकती है, राइट। मरीन लाइफ साउथ सी की ख़त्म कर सकती है, राइट। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होते क्या है इसके बारे में लिखेंगे। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग इन द सेंस दे आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल स्पेल्ड grasses
that use the sun's energy to photosynthesize and provide food for the entire southern ocean, right? So बहुत छोटा प्लांट होता है जो सदर्न ओशन में पाया जाता है और कैसे सन्स की रेस को वो स्टोर करके फोटोसिंथेसिस करके उन सबको फूड वो प्रोवाइड करता है मरीन लाइफ को। चेन रिएक्शन क्या होगा कि अगर ओजोन लेयर फर्दर डिप्लीट होती है देन फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर खतरा आ जाएगा and this would lead to the destroying of phytoplankton and the entire marine life would come at risk, right? So मतलब उनका ये कहना है कि अगर आप फाइटोप्लैंक्टन का ही टेक केयर कर लो, अगर आप इसको ही टेक कर लो कि फाइटोप्लैंक्टन को कैसे हम बढ़ा सके, कैसे वो डिस्ट्रॉय ना हो, देन ऑब्वियसली कितने सारे जानवर जो उससे लिंक्ड है वो बच जाएंगे, राइट? सो इट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट दैट यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, and the big things will fall in place, right? So how a small plant like phytoplankton is so essential for the ecology, is so essential for the survival of so many plants, so many animals, and if we take care of just that, it would take care of a lot of things in the planet, right? That's why it justifies this statement, that's why it reinforces this statement. So hope you've liked it. Do share your comments in the comment box and stay tuned for more.